नमस्कार। गांधी कथा अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है। अगला जो हमारा अंक होगा गांधी कथा का वो आखिरी अंक होगा। काफी सारी बातें की हैं मैंने। जाहिर तौर पे ये कोई इतिहास नहीं था, तो इतिहास से जुड़ी बातें किताबों में होती हैं, इतिहास से जुड़ी बातें लेखों में होती हैं। कथा में तो किस्से कहानी हो सकते हैं। मेरी कोशिश रही है कि गांधी की जिंदगी की जो कहानी है, गांधी के गांधी बनने की जो कहानी है, आजादी की लड़ाई में गांधी के शामिल होने और फिर उसे अंजाम तक पहुंचाने की जो लड़ाई है, उसमें जो गांधी ने खोया, जो गांधी ने पाया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरी कोशिश ये है कि इस बहाने अगर गांधी को पढ़ने, गांधी को जानने, गांधी को समझने में कुछ लोगों की रुचि जगती है, तो यही इकलौती सफलता है जो सफलता हमारे जैसे लेखक को ऐसी गांधी कथा में मिल सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हमने की है, कई बार की है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरफ उफान था, एक तरफ ऐसा था कि पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ खड़ा हो चुका था। एक तरफ ऐसा था कि सारे कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन का जो जोश था वो कहीं से कम नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसा दौर भी था जब अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो सफल होती दिख रही थी। मुरियल लिस्टर का एक संस्मरण है। मुरियल लिस्टर, मैं पहले शायद बता चुका हूं कि इंग्लैंड में रहती थी, मजदूरों के लिए काम करती थी, और गांधी जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड गए थे तो मुरियल लिस्टर उनकी मेजबान थी, उनके घर में ठहरे थे। मुरियल लिस्टर बहुत विस्तार से बताती हैं, अगर आप उनकी किताब पढ़ें, एंटरटेनिंग गांधी। आराम से, अगर इंटरनेट जो लोग यूज करते हैं और फेसबुक पे सुन रहे हैं तो सारे लोग इंटरनेट यूज करते ही हैं, तो अगर आप archive.org पर जाएं तो ये किताब आपको मुफ्त में पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, बाजार में शायद ना मिले। किताब का नाम है एंटरटेनिंग गांधी। आप जब वो किताब पढ़ते हैं और गांधी को थोड़ा और करीब से जानते हैं तो कई सारी चीजें पता चलती हैं। कैसे उनके घर के ऊपर की एक कोठरी में वो ठहरे थे, तखत थी एक, जिसको हमारे ईस्टर्न यूपी में चौकी कहते हैं, उस पर सोते थे। कैसे वो क्या खाते पीते थे, कैसे वहां के बच्चों के साथ, जो मजदूरों के बच्चे अगल बगल रहते थे, मजदूरों की पत्नियां रहती थी क्योंकि मजदूर तो बाहर निकल जाते थे, मजदूर जो वहां थे उनके साथ कैसे उन्होंने संवाद स्थापित किया। लौटने के बाद भी कैसे उन बच्चों के लिए गिफ्ट भेजा, वो सारा कुछ आप पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ गांधी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां पे थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उनके बारे में भी आपको बहुत विस्तार से पता चलता है जब आप मुरियल लिस्टर का वो संस्मरण, जिसका मैंने नाम बताया एंटरटेनिंग गांधी, वो आप पढ़ते हैं। लेकिन मैं जो उद्धृत करने जा रहा हूं संस्मरण से थोड़ी अलग सी चीज है। उस संस्मरण में एक जगह गांधी कहते हैं, मुरियल लिस्टर उनको कोट करती हैं, कि अंग्रेजों की जगह अगर मैं भी होता तो शायद फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति अपनाता, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में आप इसी नीति से इतने लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो कहते हैं गांधी, वो आज के समय में हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है। गांधी कहते हैं कि अंग्रेज हमें बांट सके तो सिर्फ इसलिए बांट सके क्योंकि पहले से हम बटे हुए थे। एक तरफ धर्म के नाम पे हम बटे हुए थे, हिंदू और मुसलमान। दूसरा, धर्म के भीतर जातियों के नाम पर हम बटे हुए थे। अपने अपने धर्म के भीतर एक बड़ा समाज ऐसा था जिसको हमने अमानवीय स्थितियों में रखा था, अछूत कहा था। इसीलिए गांधी उसी संस्मरण में, इसी कोट में बहुत साफ साफ कहते हैं कि जब तक हिंदू और मुसलमान आपस में अपनी सारी दिक्कतें, अपनी सारी जो शिकायतें हैं उनको दूर करके एक साथ नहीं आते, और जब तक हिंदू धर्म के अंदर जो वर्चस्वशाली वर्ग है, यानी निश्चित रूप से तथाकथित जो सवर्ण वर्ग है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हमने
अपने ही समाज के, अपने ही धर्म के एक बड़े हिस्से के साथ अमानवीय व्यवहार करके उसे अलग रखा है और खुद आगे नहीं बढ़ता उस अमानवीय व्यवहार को दूर करने के लिए, तब तक अंग्रेज क्या किसी के लिए भी भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना आसान होगा। यानी गांधी हमें साफ साफ बता रहे हैं कि दिल अगर बटा होगा तो देश एक नहीं हो सकता। आप अगर आज के समय को देखें, जिस तरह से हमारे देश के भीतर ये बंटवारे हैं, जिस तरह से कानपुर में एक भीड़ एक गरीब रिक्शे वाले को पीटते हुए ले आती है और उससे कहती है जय श्री राम बोलो, वो एक तरफ जय श्री राम के नारे का तो अपमान, राम के नाम का अपमान तो करती ही है, दूसरी तरफ ये भी बताती है कि हम किस कदर आपस में बटे हुए हैं। जिस तरह से जातिवाद हमें दिखाई देता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज भी समाज के अंदर जातिवाद लगातार गहरा होता जा रहा है, वो बटने का ही तो परिचायक है। गांधी इस बात को बहुत ठीक ठीक समझ रहे थे कि अंग्रेज अगर फूट डालो राज करो की नीति अपना पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमारी सामाजिक राजनीतिक संरचना में ये जो बंटवारा है वो पहले से उपस्थित है। अपनी पूरी जिंदगी गांधी ने कोशिश की इस बंटवारे को पाटने की। अपनी पूरी जिंदगी गांधी ने कोशिश की कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पे जो बंटवारा है उसको न्यूनतम किया जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि इतनी भीड़ गांधी के पीछे आई, इतने सारे लोगों ने भारत की आजादी की लड़ाई में धार्मिक और कभी कभी या अक्सर कहने की जातीय भेदभाव भुलाकर भी हिस्सेदारी की। लेकिन हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, इनकी कोशिशें लगातार रही कि देश के अंदर इस बंटवारे को बढ़ाया जाए। आज हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आज आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बंटवारा और उसके बाद जो हिंसा हुई थी उस विभीषिका को याद करने की बात की है। तो जब ये बात हो तो हमें याद रखना चाहिए कि यह हिंसा कोई साधारण हिंसा नहीं थी। यह हिंसा उस सांप्रदायिक नफरत का परिणाम थी जो वर्षों से धीरे धीरे हिंदुओं और मुसलमानों की रगों में भरा गया था। जो जहर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग लगातार हिंदुओं और मुसलमानों में भर रहे थे, जो जहर इस तरह से भरा जा रहा था कि हिंदुओं से कहा जा रहा था कि अंग्रेज नहीं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, और मुसलमानों से कहा जा रहा था कि अंग्रेज नहीं हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं, ये किसके इशारे पर किया गया। इसका कुछ कुछ झलक तो आपको 1942 में ही मिलना शुरू हो जाता है, जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ज्यादातर कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए और जितनी भी चुनी हुई कांग्रेस की सरकारें थी सबको बर्खास्त कर दिया गया। तो उस जगह को भरने के लिए कौन आगे आया? अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए कौन आगे आया? मुस्लिम लीग सबसे पहले आगे आई और जहां संभव हुआ वहां उसका साथ दिया हिंदू महासभा ने। बंगाल में कांग्रेस की सरकार गिर गई तो फजलुल हक साहब की सरकार को समर्थन दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले हिंदू महासभा ने। फजलुल हक उस समय नहीं थे, मुस्लिम लीग छोड़ चुके थे वो, लेकिन आप जानते हैं कि फजलुल हक से मुस्लिम लीग का रिश्ता बहुत गहरा और लंबा चला। इसी तरह सिंध में जब कांग्रेस की सरकार गिर गई और मुस्लिम लीग सरकार बनाने के लिए सामने आई और उसके पास बहुमत की कमी हुई, तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले हिंदू महासभा ने वहां उनको समर्थन दिया और वहां तो एक कदम और आगे बढ़ गए। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बात पहली बार की गई थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था वो ढंग से एक पॉलिटिकल प्रस्ताव की तरह पहली बार पेश किया गया था। आप जानते हैं उसी दिन को, मार्च का वो जो दिन है 23 मार्च, या मुझे याद 30 मार्च का दिन है वो, जिस दिन ये प्रस्ताव आया था उसको पाकिस्तान अपने नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने इसी साल मार्च में नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान को बधाई दी थी। और सिंध की जिस सरकार की मैं बात कर रहा था, उस सरकार ने बाकायदा अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया पाकिस्तान के पक्ष में, भारत के बंटवारे के पक्ष में। और 1943-44 में हिंदू महासभा जो उस सरकार का हिस्सा थी, उसने
एक बार भी इस बात पर आपत्ति नहीं की कि आप बंटवारे का सवाल कैसे उठा सकते हैं। थोड़ा और गहरे जाएं तो पता चलेगा कि जब गांधी और कांग्रेस ने साम्राज्य है ये लड़ाई न देंगे एक भाई न देंगे एक पाई, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष से बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों का कोई साथ नहीं देंगे। उस समय अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे सावरकर, हिंदू महासभा के नेता सावरकर। और उसी समय जब डोमिनियन स्टेटस का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, तो एक तरफ जिन्ना तैयार थे डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव लेने के लिए, मानने के लिए, दूसरी तरफ सावरकर पहुंचे थे ये प्रस्ताव लेकर कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर बंटवारा होता है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाता है, तो मैं हिंदुस्तानी डोमिनियन स्टेटस को लीड करने के लिए तैयार हूं। सत्ता का ऐसा लालच, विभाजन को लेके ऐसी व्यग्रता और अंग्रेजों का साथ देने की जो ये पूरी प्रक्रिया है, क्या वो ये नहीं बताती कि फूट डालो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे संगठन जो थे, आरएसएस को भी शामिल कर दीजिए, ये जो संगठन थे वो इस नीति को लागू करने में अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। आखिर क्या चाहिए था? फूट डालो और राज करो की नीति के सफलता के लिए क्या चाहिए था? यही चाहिए था ना कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। हिंदू कहें कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, मुसलमान कहें हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं, मुसलमान कहें हमें अपना देश चाहिए, हिंदू हिंदू कहें हमें अपना देश चाहिए। यही तो परिणाम हो सकता था फूट डालो और राज करो का। ऐसे ही तो पड़ सकती थी फूट हिंदुस्तान में। और दुर्भाग्य से यही काम हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने अपने अपने लोगों के साथ किया। ऐसी भावनाएं भड़काई जिसमें हिंदू मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लगा, मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन समझने लगा। ये बात दीगर है कि हमारे पुरखों ने गांधी को चुना। ये बात दीगर है कि अभी भी भारत का बहुसंख्यक अंग्रेजों की इस नीति को समझ रहा था और इसीलिए 1942 के बाद या जब युद्ध खत्म हो गया, 1943, 44, 45 में युद्ध खत्म हो गया, तो अंग्रेजों के समझ में आ गया था कि इस देश पर बहुत लंबे समय तक राज करना संभव नहीं है। एक तो उनकी अपनी स्थितियां और दूसरा भारत में लगातार स्वराज के लिए बढ़ता हुआ आंदोलन। ऐसे में आप जानते हैं कि एक तरफ सत्ता हस्तांतरण की बात चलनी शुरू होती है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राज खासतौर पर पाकिस्तान की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है। गांधी के लिए बड़ा मुश्किल समय था ये। गांधी जिन्होंने जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, गांधी जो विभाजन पे बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, विभाजन के प्रस्ताव को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे थे, अपनी तरफ से जो कोशिशें कर सकते थे वो कर रहे थे। जिन्ना से बात करने गए, आप जानते हैं जब वो जिन्ना से बात करना चाहते थे और जिन्ना से बात करने जा रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने पहली बार गांधी पर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि वो कोशिश विफल हुई और गांधी जिन्ना से बात करने गए। जिन्ना ने एक जगह लिखा है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उसमें मुझे डर लगता है वो गांधी से ही लगता है, क्योंकि वो बहुत श्रीउड आदमी है, कानून की बहुत गहरी जानकारी है उसको। कई कई राउंड जिन्ना से बात हुई, असफल हुई। वायसराय ने शिमला में एक शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहां गांधी गए और गांधी ने कहा कि मैं कोई प्रतिनिधि बनकर नहीं, किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं, मैं सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी बन के आया हूं। वहां भी बातचीत की, वहां भी असफल हुए। उसके बाद भी जब कैबिनेट मिशन आया, आप जानते हैं कैबिनेट मिशन में क्रिप्स थे जो गांधी के दोस्त थे, एक और साहब थे जो गांधी के दोस्त थे, ये लोग आए, गांधी से मिलने आए। गांधी उस समय भंगी कॉलोनी में रुके हुए थे, वहां पर मिलने आए, मीटिंग्स हुई। बहुत सारी चीजों को लेके गांधी पहले से समझ पा रहे थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो उसमें एक प्रस्ताव था कि एक मिलीजुली सरकार बने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक मिलीजुली सरकार बने, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करे, कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करे। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि हम केवल हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं, वो उसका कहना था कि हम हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नेतृत्व करते हैं। मुस्लिम लीग की हालत ये थी कि वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थी, जिस तरह का सारा खींचतान
और जानते हैं, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं समूहों का अधिकार वगैरह वगैरह की जो बात थी, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। ये सब मैं अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बहुत विस्तार से लिख चुका हूँ। वो सारी जब खींचातानी चल रही थी, उसमें 25 जून तक एक प्रस्ताव है, उनको आप पढ़िएगा ढूंढ के, उस पर गांधी बिल्कुल सहमत नहीं थे। पटेल सहमत देकर आ गए थे। पटेल ने कहा था कांग्रेस को मना लेंगे, कांग्रेस की कार्यसमिति बैठी और उस कांग्रेस की कार्यसमिति में गांधी राजी नहीं थे। लेकिन अंततः जब उन्होंने देखा कि मेरे अलावा पूरी कार्यसमिति राजी हो गई, तो उन्होंने कहा आप लोग जैसा चाहें वैसा वैसा करें, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बाद में जब समूहन के अधिकार को लेकर तमाशा हुआ, बवाल हुआ और पटेल को लगा कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तो पटेल ने क्रिप्स को एक पत्र लिखा है। आज ही मैंने ट्विटर पे वो पत्र का एक हिस्सा शेयर किया है। उसमें वो स्वीकार करते हैं कि आप जानते हैं गांधी जी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने किसी तरह से ये प्रस्ताव पास कराया और अब आप जो व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार ने मुझे बहुत संकट में डाल दिया। इसी टाइम में जवाहरलाल नेहरू जो कार्य समिति में पटेल के साथ थे, कानपुर के पास एक सभा में कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार जो है वो जिन्ना के हाथों में खेल रही है। एक एक जगह पटेल ने कहा है, गांधी की मृत्यु के कुछ दिनों पहले पटेल ने राजकोट में एक भाषण में कहा है कि हम आज की सोचते हैं, गांधी जी आगे की सोचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात बहुत देर से समझ में आई हमारे नेताओं को, कुछ लोगों को तो कभी समझ में नहीं आई। और 1945 का दौर हम देखते हैं कि लगातार हिंसा के बढ़ते जाने का है। सांप्रदायिक हिंसाएं पहले छुटपुट रूप में और फिर पूरे देश में बहुत विकराल रूप में बढ़नी शुरू होती है। गांधी इस पूरे दौर में छटपटा रहे हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, जिन्ना से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के भीतर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके समझ में आ रहा है कि जब आजादी इतने करीब आ गई है तो मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। आप जानते हैं कांग्रेस और लीग का जो मंत्रिमंडल बना था उसके अंदर क्या हुआ। सरदार पटेल को लगा था कि नेहरू प्रधानमंत्री हैं ही, मैं अगर गृह मंत्री का पद ले लूं तो शायद ये होगा कि सत्ता पर मेरा नियंत्रण बेहतर होगा, मैं सही तरीके से काम कर सकूंगा और विभाजन को टाल सकूंगा। लेकिन ये छोटी सी गलती हो गई। लियाकत अली खान जो थे उनको उन्होंने वित्त मंत्रालय दे दिया। लियाकत अली खान और मुस्लिम लीग के जो मंत्री थे उन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर ही ऐसी कहानी बना ली कि जैसे कि मंत्रिमंडल के अंदर दो मंत्रिमंडल चल रहे थे। हालत ये हुई कि नेहरू या पटेल या मौलाना साहब को अगर अपने लिए कुर्सी भी मंगानी पड़ती थी, एक चपरासी भी रखना होता था, उसकी इजाजत देने में भी लियाकत अली खान परेशान करके रख देते थे। वो जो एक अनुभव था, उस अनुभव से सरदार पटेल और नेहरू दोनों के समझ में आ गया था कि अब वो हालात नहीं है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कोई सरकार चलाई जा सकती है। उनके समझ में आ गया था कि देश शायद अब एक नहीं रह सकता है, विभाजन ही इकलौता रास्ता रह गया है। इसीलिए जब आप पटेल की जीवनी पढ़ते हैं जो राजमोहन गांधी ने लिखी है, तो आप पाते हैं कि विभाजन के लिए सबसे पहले कोई तैयार हुआ, किसी ने हामी भरी, तो वो सरदार पटेल ने भरी। उसके बाद नेहरू भी तैयार हो गए, गांधी आखिर आखिर तक तैयार नहीं थे। गांधी क्या कर रहे थे? राजनीति में अकेले पड़े हुए गांधी को जब खबर मिली कि नोआखली में भयानक रूप से हिंदुओं का संहार हुआ है, आप जानते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के बाद सबसे पहला जो उसका असर हुआ कोलकाता में हुआ। कोलकाता में भयानक दंगे हुए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए। लेकिन नोआखली की तो हालत ये थी कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक थे, मुसलमान बहुसंख्यक, मुस्लिम लीग का राज था। गांवों के अंदर जाकर हत्याएं की गई, ढेर सारे हिंदुओं को मारा गया, धर्म परिवर्तन की कोशिशें की गई, जैसा होता है औरतों के साथ बलात्कार हुआ। और वो दौर नहीं था जब व्हाट्सएप था या हमारा मोबाइल था, वो दौर था जब खबरें बहुत मुश्किल से आती थी। नोआखली से जब कुछ लोग बच बचा के पहुंचे कलकत्ता, तब जाके कलकत्ता में ये खबर पहुंची कि नोआखली में कत्लेआम चल रहा है। और कलकत्ता के बाद धीरे धीरे बाकी देश में पहुंची, गांधी के पास पहुंची। और शायद राजनीति से हारे हुए थके हुए गांधी को लगा कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए ये आखिरी मौका है, और गांधी नोआखली के लिए निकल पड़े। जब गांधी नोआखली जा रहे थे तो उनसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपको वहां जाने की क्या जरूरत है। बल्कि मैं कहूं तो पटेल और नेहरू कोई नहीं चाहता था कि गांधी वहां जाएं, क्योंकि आजादी की बात चल रही थी, तमाम बहसें चल रही थी
और सब लोग ये चाहते थे कि गांधी वहीं पर रहें, दिल्ली में रहें या आसपास रहें, ताकि उन बहसों में गांधी की राय ली जा सके। पटेल ने एक जगह लिखा है गांधी को कि नोआखली जैसी जगहों पर शांति कहां से शांति होगी या नहीं होगी, ये दिल्ली तय करेगा। गांधी इसका जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली में शांति होगी या नहीं होगी, ये नोआखली जैसी जगहें तय करेगी। ये फर्क है बाकी राजनेताओं और गांधी में। एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो अपनी असफलताएं स्वीकार करते हैं, लेकिन एक जिद्दी व्यक्ति की तरह बार बार नया प्रयोग करने के लिए खड़े होते हैं, चाहे उनकी उम्र उस समय 76-77 साल ही क्यों ना हो। फर्क दूसरा ये है कि जहां बाकी राजनीतिक लोगों को ये लगता है कि दिल्ली जो केंद्र है वहां से ही सारे हिंदुस्तान का फैसला होगा, वहीं गांधी को ये लगता है कि जो केंद्र से दूर छूट गए क्षेत्र हैं, नोआखली हो, दक्षिण भारत हो, चंपारण हो या इस तरह की जगह जो सत्ता के विमर्श से अक्सर बाहर रहती हैं, वहां जनता के बीच जो संबंध स्थापित होगा वही देश की केंद्रीय राजनीति को निर्धारित करेगा। गांधी इसीलिए गांवों में इतनी रुचि लेते थे, इसीलिए कस्बों में इतनी रुचि लेते थे। दिल्ली जाने में, दिल्ली रहने में उनकी कभी बहुत रुचि नहीं दिखती। कभी भाग के चले जाते हैं, कहीं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करते हैं, कहीं भाग के चले जाते हैं वो आश्रम स्थापित करते हैं। और जब पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा होता है, तो गांधी सुदूर बंगाल में नोआखली नाम की एक ऐसी जगह पर जाते हैं, ऐसे गांव में रहते हैं जहां दो गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें नहीं है, टूटी फूटी सड़कों से जाना पड़ता है। छोटी छोटी जो नदियों की धाराएं हैं उनको बांस के बने पुल से पार करना होता है, जहां ना अखबार पहुंचता है ना रेडियो पहुंचता है। गांधी वहां जाते हैं, 2 महीने के आसपास रहते हैं वहां पर और गांव गांव जाकर कोशिश करते हैं शांति स्थापित करने। गांधी की जो प्रार्थना सभाएं हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने उनका गला पकड़ लिया और तब तक पकड़ा रहा जब तक उनका चेहरा नीला नहीं हो गया। वो चुपचाप शांत मुस्कुराते हुए उसको देखते रहे। अंत में उसने खुद न केवल गला छोड़ा बल्कि उनसे माफी मांगी। उनके रास्तों में कांच, विष्ठा, गंदगी फैला दी गई। उन्होंने पांव से चप्पल उतार दी और उन्होंने कहा मैं नंगे पांव चलूंगा। शर्म के मारे लोगों ने सड़कें साफ कर दी। ऐसा नहीं था कि नोआखली वो गए और हजारों लाखों लोग उनके पीछे चले गए। बहुत संघर्ष करना पड़ा नोआखली में, बहुत कम सफलता मिली उनको शुरू में, बाद में थोड़ी सफलता मिली। अभी भी इतिहासकार इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि नोआखली का जो पूरा अभियान था उसको सफल माना जाए या विफल। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए गांधी के नोआखली अभियान की सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि जिस समय सबसे मुश्किल दौर चल रहा, उस समय सबसे मुश्किल इलाके में जाकर अपनी विचारधारा की आजमाइश करो। अहिंसा, असहयोग, लोगों के दिल जीतने का जो ये उनका सिद्धांत था, जो उनकी नैतिकता थी, उस नैतिकता का पालन करते हुए नोआखली में उन्होंने कम से कम इतना तो किया कि शांति स्थापित करा दी। उस दौर में ये भी कोई कम बात नहीं। नोआखली से जब लौटते हैं गांधी, दिल्ली जाते हैं, उस समय उन्होंने खुद लिखा है कि दिल्ली स्टेशन पर जब वो उतरे तो पटेल खड़े थे, राजकुमारी अमृत कौर खड़ी थी। दोनों गांधी के बहुत प्रिय थे। पटेल के साथ गांधी का जो रिश्ता था वो हंसी मजाक का था। बहुत लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि पटेल उनके शिष्य थे तो उम्र में बहुत फर्क होगा। उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लगभग समान उम्र के लोग थे, 7-8 साल का फर्क था। दोस्तों जैसे रिश्ते थे उनके। और हमेशा सरदार पटेल जो थे वो गांधी के साथ हंसी मजाक, दोनों लोग आप जानते हैं गुजराती थे तो गुजराती में हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन गांधी लिखते हैं कि उस दिन मैंने सरदार का चेहरा देखा तो मेरे समझ में नहीं आया। सरदार का चेहरा बेहद उदास था। राजकुमारी अमृत कौर भी उतनी ही उदास थी। गांधी को लगा भी कि मुझे लेने इतने ये लोग क्यों आए जब इतने सारे काम काज हैं छोड़ के। लेकिन बाद में समझ में आया कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर
पटेल लेने आए थे, और इसलिए भी लेने आए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांधी इस बार भंगी कॉलोनी में रुके, जहां वाल्मीकि समाज के जिस मंदिर के पास वो रुका करते थे उस कॉलोनी में गांधी रुके, वो ये नहीं चाहते थे। वो जगह सुरक्षित नहीं रह गई थी, पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे शरणार्थी वहां पे रह रहे थे और माहौल काफी गर्म था। इसलिए गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बिरला भवन में व्यवस्था की गई थी उनके रुकने की। गांधी से जब उन्होंने सब कुछ बताया तो गांधी इस बात के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर भी रास्ते में चलते हुए लगातार उन्होंने देखा सड़कों पे गाड़ियां जल रही थीं, सड़कों पे हिंसा के दृश्य थे, सड़कें बता रही थी कि दिल्ली में हिंसा लगातार चल रही है। और अपने संस्मरण क्या कहें, उस समय किसी को लिखे पत्र में गांधी कहते हैं कि मुर्दों का शहर लग रहा था दिल्ली। जब मैंने ये मुर्दों का शहर वाक्य पढ़ा तो मुझे अचानक से तमस याद आया, जहां एक जगह भीष्म साहनी लिखते हैं कि शहर पर चीलें उड़ेंगी। तो पूरे हिंदुस्तान पे चीलें उड़ रही थी। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे लगातार हो रहे थे। गांधी बेचैनों की तरह, पागलों की तरह यहां वहां भागते रहे, हिंसा को रुकवाने की कोशिशें करते रहे। कैंप्स में गए, शरणार्थी कैंपों में गए तो उनके खिलाफ नारे लगे, लेकिन उन्होंने लोगों से बात की, शरणार्थी कैंपों में बेहतर व्यवस्था की कोशिश की। हाँ, एक बात थी, सिद्धांत से अपने नहीं टले। गांधी का सिद्धांत बहुत साफ था कि देश में अगर शांति चाहिए तो बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। नोआखली में हिंदू अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो गांधी अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हुए। दिल्ली में हालात उलट थे, इसलिए गांधी यहां भी अल्पसंख्यकों के साथ खड़े। ये सारी कशमकश चलती रही। गांधी लगातार चिंतित थे, लगातार अपने भाषणों पर पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान उन्होंने, आप जानते हैं, भेजा, डॉक्टर नैयर, सुशीला नैयर को उन्होंने पाकिस्तान भेजा, सॉरी सुचिता कृपलानी को उन्होंने पाकिस्तान भेजा ताकि वहां पर जो हिंदू औरतें दंगों में तबाह हुई हैं उनको वापस लाया जा सके। लगातार अपने भाषणों में वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने अपने यहाँ कत्लेआम नहीं रोका तो मेरे लिए यहाँ कत्लेआम रुकना मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल उठा रहे थे कि हम बुरे का कंपटीशन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान अपने यहाँ हिंदुओं को सुरक्षा देता है, हम यहाँ पर मुसलमानों को सुरक्षा देते हैं, और अलग होने के बावजूद हम सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि न हिंदुस्तान सुन रहा था, न पाकिस्तान सुन रहा था। आप अगर उस दौर का गांधी का लिखा पढ़ें तो बार बार 1945 से लेके 47-48 जब तक उनकी डेथ नहीं होती है, बार बार उनके यहाँ वाक्य एक आता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। एक जगह वो लिखते हैं कि एक वक्त था जब मेरी एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा उठता था, लेकिन आज लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। दरअसल सांप्रदायिक हिंसा ने, सांप्रदायिक पागलपन ने इस दौर में देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया था, और अब वो गांधी को सुनने को तैयार नहीं। यही सारी परिस्थितियां थीं जब गांधी ने अपनी अंतिम भूख हड़ताल को शुरू करने का निर्णय लिया। मैंने उनके अनशन जो हैं, उनके अनशनों की मैंने आपको, जो नैतिकता है, उनके अनशनों का जो सिद्धांत है, वो मैंने आपको बताया है। इस बार वो अनशन पे बैठ रहे थे उन लोगों के लिए जिन लोगों से वो प्यार करते थे और उम्मीद करते थे कि जो लोग उनसे प्यार करते हैं। दिल्ली में हर तरह की हिंसा को रुकवाने के लिए, हर तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रुकवाने के लिए। और आप जानते हैं इसी अनशन के बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई। अगली बार जब मैं आपके बीच आऊंगा गांधी कथा का अंतिम अंक लेकर, थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा धीरज के साथ आइएगा, तो मैं बात करूंगा इसी अनशन की। इस अनशन के दौरान गांधी जी ने जो कुछ कहा उन बातों की, और मैं बात करूंगा कि कैसे गांधी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 30 जनवरी 1948 को उन्होंने हमसे गांधी को छीन लिया। नेहरू के शब्दों में कहें तो दुनिया से रोशनी को छीन लिया। आज बस इतना ही। कल 15 अगस्त है, याद रखिएगा
कि अगर दिल बटेंगे तो देश कभी एक नहीं रह पाएगा। जो दिलों को बांटने की बात करते हैं और देश की एकता की बात करते हैं, वो दरअसल अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अगर अलग अलग होंगे, बटेंगे, तो देश फिर बटेगा। पाकिस्तान बना था इस सिद्धांत पर कि हिंदू एक राष्ट्र है और मुस्लिम एक राष्ट्र है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बनता है तो वो इस सिद्धांत को गलत साबित कर देता है। वो कहता है केवल धर्म के आधार पर देश की एकता नहीं हो सकती। एक धर्म एक देश के आधार पर बना हुआ पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट जाता है, लेकिन सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर बना हुआ हमारा हिंदुस्तान लगातार मजबूत होता जाता है, लगातार एकताबद्ध होता जाता है। अगर ये एकता तोड़कर पाकिस्तान का सिद्धांत हम दोहराएंगे, पाकिस्तान की नकल करेंगे, या गांधी के शब्दों में कहें तो बुरों की प्रतियोगिता करेंगे, तो याद रखिएगा देश को बंटने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो देश को अगर बंटने से रोकना है तो सबसे पहले दिलों का बंटवारा रोकना होगा। अगर हम ये दिलों का बंटवारा रोक पाएंगे तभी देश का अगला बंटवारा रोक पाएंगे। देश को मजबूत करना है तो धार्मिक कट्टरपन को दूर करना होगा, सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना होगा, और जो जाति के आधार पर भयावह बंटवारा है, इस बंटवारे को दूर करने के लिए ईमानदार कोशिशें करनी पड़ेंगी। आप याद रखिए कि जिन लोगों ने भी देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका रास्ता गांधी से थोड़ा अलग हुआ। इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो सांप्रदायिक एकता की बात न करता। अपनी लंबी लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस भी लगातार हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। अपने क्रांतिकारी संघर्ष के छोटे से लेकिन शानदार जीवन में भगत सिंह ने भी लगातार सांप्रदायिक एकता की बात की। आज जब हमें लग रहा है कि सांप्रदायिक एकता कहीं ना कहीं खतरे में है, तो 15 अगस्त को, या यूं कहें कि आजादी की पूर्व संध्या पर, हमारे लिए सबसे अच्छा प्रण, सबसे जरूरी प्रण यही हो सकता है कि हम सांप्रदायिक सद्भाव पर किसी तरह की आंच आने नहीं देंगे। बुद्ध से कबीर और कबीर से गांधी और गांधी से हम तक की, मैं हम तक कह रहा हूं तो खुद को उस श्रेणी में नहीं रख रहा हूं, हम तक कह रहा हूं तो मैं आप सब लोगों को जोड़ के कह रहा हूं जिनके पास विरासत है बुद्ध से कबीर और कबीर से गांधी तक की, जिनके जिम्मे बुद्ध से कबीर, कबीर से गांधी तक अपना अधूरा काम छोड़ गए हैं, या यूं कहें कि अपने कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दे गए हैं, ऐसे हम सब नागरिकों का फर्ज बनता है कि प्रेम, शांति, सद्भाव और सर्वधर्म सद्भाव की नीति पर आगे चलते हुए समाज और देश को और मजबूत करें। तो अगली बार आपसे मुलाकात होगी गांधी कथा की आखिरी कष्ट में। तब तक के